दोस्तों आज मैं आपको उस इम्पोर्टेंट मीटिंग के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी वजह से पूरी दुनिया की आंखें अलास्का पर टिकी थी। 15 अगस्त 2025 का दिन था जब दुनिया के दो सबसे ताकतवर लीडर्स अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अलास्का में मिले थे। ये मीटिंग सिर्फ एक डिप्लोमेटिक फॉर्मेलिटी नहीं थी बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य को इन्फ्लुएंस करने वाली एक ऐतिहासिक घटना थी। 15 अगस्त 2025 को होने वाली इस मीटिंग के लिए जो अरेंजमेंट्स किए गए थे वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। दोनों लीडर्स के लिए सेपरेट अराइवल टाइमिंग रखी गई थी। ट्रंप 10:22 पर अलास्का पहुंचे तो पुतिन 10:55 पर वहां पर लैंड हुए। यहाँ पर एक रेड कारपेट सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई थी जहां दोनों लीडर्स ने हैंडशेक किए। इसके बाद वो एक साथ ट्रंप के आर्मर्ड कार में मीटिंग लोकेशन तक निकल गए। ये मीटिंग अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे चली। इस ड्यूरेशन से पता चलता है कि इस मीटिंग में सीरियस डिस्कशंस हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस इंपॉर्टेंट समिट के लिए अलास्का को ही क्यों चुना गया। तो इस लोकेशन की जो चॉइस है वो बिल्कुल रैंडम नहीं थी। पहली बात तो यह है कि अलास्का जियोग्राफिकली परफेक्ट लोकेशन थी। ये अमेरिका का हिस्सा है लेकिन रशिया के बहुत करीब है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अलास्का का रशिया के साथ हिस्टोरिकल कनेक्शन है। 1867 में रशिया ने अलास्का को अमेरिका को बेचा था $7.2 मिलियन में। उस टाइम इस डील को सीवर्ड्स फॉली कहा गया था क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये लैंड वर्थलेस है। लेकिन बाद में अलास्का में ऑयल और गोल्ड मिला और ये डील अमेरिका के लिए एक गोल्डन डील बन गई थी। अगर इस पूरे टॉपिक पर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताओ। अलास्का को चूज करने के लिए एक और स्ट्रेटेजिक वजह थी। पुतिन को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से वॉर क्राइम्स के चार्जेस में अरेस्ट वारंट मिला हुआ है लेकिन अमेरिका आईसीसी का मेंबर नहीं है, इसलिए पुतिन को अलास्का में अरेस्ट का कोई डर नहीं था। अगर ये मीटिंग यूरोप में होती तो पुतिन को लीगल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती थी क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज आईसीसी के मेंबर्स हैं। इसलिए अलास्का एक सेफ न्यूट्रल ग्राउंड था जहां पर ये डिप्लोमेटिक टॉक हो सकती थी। अब देखते हैं कि ये मीटिंग यूएस और रशिया दोनों के लिए जरूरी क्यों थी। रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है वो फरवरी 2022 से चल रहा है, यानी 3.5 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया है। यह युद्ध सिर्फ दो कंट्रीज के बीच की लड़ाई नहीं है बल्कि इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर हो रहा है। ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस, फूड सिक्योरिटी का खतरा, इन्फ्लेशन की समस्या, सब कुछ डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इसी युद्ध से जुड़ा हुआ है। जब भी कोई युद्ध होता है तो ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाती है, अनाज की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है और इंटरनेशनल ट्रेड भी प्रभावित होता है। रशिया दुनिया का एक मेजर ऑयल और गैस प्रोड्यूसर है तो यूक्रेन ग्रेन एक्सपोर्ट करने वाला एक बहुत बड़ा देश है। इसलिए इन दोनों कंट्रीज के बीच युद्ध का मतलब था पूरी दुनिया के लिए इकोनॉमिक क्राइसिस। पहले देखते हैं कि ट्रंप के लिए ये मीटिंग इंपॉर्टेंट क्यों थी। तो ट्रंप ने 2024 इलेक्शन से पहले रिपीटेडली एक प्रॉमिस किया था कि अगर वो प्रेसिडेंट बनेंगे तो 24 घंटों के अंदर यूक्रेन वॉर को एंड करेंगे। अब ये थोड़ा ज्यादा हो गया था लेकिन ट्रंप इस युद्ध को रुकवाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अगर ऐसा वो कर पाते हैं तो उनकी इंटरनेशनल रेपुटेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और उनका नोबेल पीस प्राइज जीतने का रास्ता है वो और आसान हो जाएगा। अब ये नोबेल पीस प्राइज जो है ये उसके लिए बहुत ही शान की बात होने वाली है क्योंकि ये अवार्ड पास्ट में किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट को कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए नहीं मिला है। इसलिए ट्रंप भी चाहेंगे कि उनका नाम हिस्ट्री में पीस मेकर के रूप में याद रखा जाए। इसलिए पुतिन के साथ मीटिंग करके युद्ध का पीसफुल सॉल्यूशन निकालना उनकी प्रायोरिटी थी। अब नोबेल पीस प्राइज तो उसके लिए जरूरी है ही लेकिन यूक्रेन रशिया वॉर अगर खत्म होता है तो ग्लोबल ऑयल प्राइजेस स्टेबल हो जाएंगे और अमेरिकन इकोनॉमी को बेनिफिट होगा और आगे जाकर ये सारी बातें इलेक्शन में काम आने वाली है। अब बात करते हैं पुतिन की कि पुतिन के लिए ये मीटिंग जरूरी क्यों थी। पहली बात तो ये कि रशिया पर लगाए गए इकोनॉमिक सैंक्शंस को वो रिमूव करवाना चाहते हैं। 2022 से वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया की इकोनॉमी को टारगेट करके उन पर बहुत ही स्ट्रिक्ट सैंक्शन लगाए हैं। इन सैंक्शंस की वजह से रशिया का इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से कनेक्शन टूट गया था, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट्स बंद हो गए थे और एनर्जी एक्सपोर्ट्स भी रेस्ट्रिक्टेड हो गए थे। पुतिन चाहते थे कि ट्रंप इन सैंक्शंस को रिमूव करने में या कम से कम उन्हें रिड्यूस करने में उनकी मदद करेंगे। दूसरा मेजर गोल था कैप्चर्ड टेरिटरीज को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करवाना। रशिया ने यूक्रेन के अप्रोक्सीमेटली 20% टेरिटरी पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश किया है। पुतिन का डिमांड ये था कि ये एरियाज ऑफिशियली रशिया का पार्ट माने जाए। अब ये इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग बहुत ही बिल्कुल रॉन्ग है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये पुतिन के लिए एक बहुत ही बड़ी ऐसी पॉलिटिकल विक्ट्री होगी।
अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात थी इंटरनेशनल आइसोलेशन को ब्रेक करना। अब यूक्रेन वॉर के बाद पुतिन को मेजर वेस्टर्न कंट्रीज ने वेलकम नहीं किया है। G7, G20 जैसी इंपॉर्टेंट फोरम्स में रशिया को या तो इन्वाइट नहीं किया जाता, और अगर इन्वाइट किया भी जाता है तो पुतिन को आइसोलेट किया जाता है। अलास्का समिट पुतिन के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो फिर से इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक सर्कल में एंट्री करे। इस समिट का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा क्रिटिकल एस्पेक्ट था न्यूक्लियर वेपन कंट्रोल। अब इन दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी बनाई गई है जिसका नाम है न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जो बेसिकली इन दो कंट्रीज के पास जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स है उन पर कंट्रोल करने के लिए रेगुलेशंस बनाए गए। अब ये जो ट्रीटी है ये 5 फरवरी 2026 को एक्सपायर होने वाली है। अगर ये ट्रीटी एक्सपायर हो जाती है और कोई नया सोल्यूशन नहीं निकलता है तो दोनों कंट्रीज अनलिमिटेड न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर सकते हैं। ये सिचुएशन पूरी दुनिया के लिए एक्सट्रीमली डेंजरस होगी। करंटली अमेरिका के पास अप्रोक्सीमेटली 5,500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, तो दूसरी तरफ रशिया के पास 6,255 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। ये कंबाइंड मिलकर ग्लोबल न्यूक्लियर आर्सेनल का 90% है। तो इसीलिए इस मीटिंग में ये टॉपिक डिस्कस करना भी बहुत जरूरी था। अब जानते हैं कि एक्चुअली में इस मीटिंग में क्या डिस्कशन हुई। दोनों लीडर्स ने कंफर्म किया कि यूक्रेन वॉर पर डिटेल टॉक हुई है, लेकिन स्पेसिफिक डिटेल्स उन्होंने शेयर नहीं किए। अब सोर्स के अकॉर्डिंग माने तो पुतिन ने ये डिमांड की थी कि यूक्रेन को डोनेस्क रीजन कंप्लीटली रशिया को सरेंडर करना होगा और बदले में रशिया अपने ऑफेंसिव ऑपरेशंस अदर एरियाज में स्लो करेगा। अब ये बेसिकली पुतिन की एक टिपिकल स्ट्रेटेजी है जिससे वो जो टेरिटरी ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हैं उसे परमानेंटली रशिया की कर लेंगे और अदर एरियाज में अपनी एक्टिविटी स्लो कर देना, मतलब फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए रूम रखना। ट्रंप ने रिपोर्टेडली इस प्रपोजल को इमीडिएटली रिजेक्ट नहीं किया है, बल्कि कहा है कि वो इसे यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ डिस्कस करेंगे। ये अप्रोच डिप्लोमेटिकली बहुत स्मार्ट था क्योंकि ट्रंप को डायरेक्टली कन्फ्रंटेशनल नहीं बनना था, लेकिन साथ ही वो पुतिन के डिमांड को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते थे। न्यूक्लियर वेपन्स के टॉपिक पर भी डिस्कशन हुई है। पुतिन ने सजेस्ट किया है कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी को रिप्लेस करने के लिए एक न्यू फ्रेमवर्क डेवलप करना चाहिए जिसमें चाइना को भी इंक्लूड किया जाए। अब ये प्रपोजल प्रैक्टिकल तो था, लेकिन चाइना अभी तक न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज में पार्टिसिपेट करने को रेडी नहीं है। इकोनॉमिक सैंक्शंस के बारे में भी बात हुई है। पुतिन ने डिमांड की है कि कम से कम एनर्जी सेक्टर और बैंकिंग के कुछ सैंक्शंस को छूट दी जाए ताकि इसेंशियल आइटम्स की सप्लाई प्रॉपर हो सके। इस पर ट्रंप ने कोई इमीडिएट कमिटमेंट नहीं की है, लेकिन वो इसके बारे में सोचने वाले हैं। मीटिंग के बाद जो प्रेस स्टेटमेंट दिए गए वो भी काफी रिवीलिंग थे। पुतिन ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि ये जो टॉक हुई है ये कंस्ट्रक्टिव एटमॉस्फेयर ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट में हुई है और ये नेबरली डिस्कशंस थी। उन्होंने अलास्का के हिस्टोरिकल कनेक्शन का भी मेंशन किया है और कहा है कि रशिया अमेरिका रिलेशंस में इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि ग्रेट प्रोग्रेस हुई है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि नो डील अंटिल देयर इज अ डील, यानी कोई कॉन्क्रीट एग्रीमेंट अभी तक नहीं बनी है। उन्होंने ये भी हिंट दिया है कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी यूक्रेन पर भी है कि वो पीस टॉक में खुद पार्टिसिपेट करे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों लीडर्स ने मीडिया के क्वेश्चंस नहीं लिए। ये सजेस्ट करता है कि या तो कोई मेजर आउटपुट इस मीटिंग में नहीं निकला है या फिर इस मीटिंग में जो भी सेंसिटिव टॉपिक्स पर डिस्कशन हुई है उन्हें ये दोनों पब्लिक नहीं करना चाहते। नॉर्मली सक्सेसफुल समिट्स के बाद लीडर्स कॉन्फिडेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और डिटेल्ड आंसर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। अब भारत पर इस मीटिंग का क्या असर होगा? ये समिट इंडिया के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट थी। एक तरफ इंडिया अमेरिका के साथ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मेंटेन करता है और रिसेंटली हमारे उनके साथ रिश्ते काफ़ी थोड़े ख़राब हुए हैं, तो दूसरी तरफ हम रशिया से भी ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप रखते हैं और हम उनसे डिस्काउंटेड रेट पर ऑयल इंपोर्ट करते हैं जो हमारी सिक्योरिटी और फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर अलास्का समिट सक्सेसफुल हो जाती है और सैंक्शंस हटा दिए जाते हैं तो इंडिया के लिए रशिया के साथ ट्रेड करना ईजियर हो जाएगा। लेकिन अगर ये समिट फेल हो जाती है और वॉर कंटिन्यू रहता है तो इंडिया को डिप्लोमेटिक प्रेशर फेस करना पड़ सकता है।
अब यूक्रेन के लिए इस मीटिंग का पॉजिटिव साइड ये था कि कम से कम वॉर को एंड करने की बात हो रही है, लेकिन उनके लिए निगेटिव साइड ये था कि बिना यूक्रेन की डायरेक्ट पार्टिसिपेशन के उनके फ्यूचर के बारे में डिस्कशन हो रही है। ज़ेलेंस्की ने क्लियर कर दिया है कि कोई भी डील यूक्रेनियन पार्लियामेंट की अप्रूवल के बिना वैलिड नहीं होगी। वो तो मतलब जाहिर सी बात है। यूक्रेन की मेन कंसर्न ये है कि इस मीटिंग के बाद ट्रम्प उन पर रशिया की बात मानने को प्रेशर डाल सकता है। अब इस मीटिंग का कंक्लूजन क्या है? अगर मैं अलास्का समिट को एक लाइन में समराइज करूं तो यह कहना सही होगा कि जो एक्सपेक्टेशंस थी इमीडिएट सीज फायर या मेजर ब्रेक थ्रू की, वो पूरी नहीं हुई है, लेकिन डिप्लोमेटिक प्रोसेस स्टार्ट हो गई है जो लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकती है। ये समिट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कोल्ड वॉर के बाद फर्स्ट टाइम था जब रशिया के प्रेसिडेंट को अमेरिका के मिलिट्री बेस पर फॉर्मल वेलकम मिला है। अब ये आने वाले कुछ महीनों में क्लियर हो जाएगा कि इस मीटिंग का एक्चुअल में क्या असर होने वाला है। तो ये थी अलास्का समिट की कंप्लीट स्टोरी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी मुझे आप जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं सुमित और मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।